हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट लेक्चर में अपन ने पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी इसके बारे में स्टडी किया। तो पोटेंशियोमीटर क्या था, उसकी वर्किंग कैसे होती है और उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्या फॉर्मेशन है, कैसे उसको हम ऑपरेट करते हैं। आज इसके आगे का अपन काम करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी और एप्लीकेशंस का मतलब उसके अनुप्रयोग। तो टॉपिक क्या है हमारा, विभव मापी के अनुप्रयोग। तो जो विभवमापी अपन ने पढ़ी है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ऐसा अपने को इस टॉपिक में आज स्टडी करना है। तो कई सारे एप्लीकेशंस हैं, आपके सिलेबस के हिसाब से कई सारे एप्लीकेशंस थे, उसमें इस साल कुछ रिड्यूस किए हैं। तो जो रिड्यूस किए उनको छोड़ेंगे, बाकी जो हैं आपके सिलेबस में उनके बारे में आज अपन स्टडी करने वाले हैं। तो एप्लीकेशंस में क्या है, तो विभवमापी में अपन ने क्या पढ़ा था। तो विभवमापी एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा एपरेटस होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो किसी भी सर्किट उसका हम जो पोटेंशियल डिफरेंट है, वोल्टेज है या टर्मिनल वोल्टेज है, उसको मेजर कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। दूसरा काम क्या था कि अगर कोई सेल हमको गिवन है, कोई भी सेल दे रखा है, तो उस सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो आपके कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं। वो कुछ के सारे जो अपने एप्लीकेशन करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल्स हैं, जो आप प्रैक्टिकल्स लेबोरेटरी में करने वाले हैं। उनमें से कुछ एप्लीकेशन उसके ऊपर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें पहली एप्लीकेशन जिसके बारे में अपन बात करते हैं, तो पहला जो अनुप्रयोग है वो क्या है कि विभवमापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल, हमने सेल के बारे में पढ़ रखे थे, देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, या तो प्राइमरी सेल होता है या सेकेंडरी सेल होता है। तो प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल कौन कौन से थे, तो उसमें हमने डेनियल सेल पढ़ा था, लेक्लेंसे सेल पढ़ा था। तो जो प्राइमरी सेल है उसका किसी भी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी विभवमापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। तो टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल है, कोई प्राथमिक सेल है, तो विभवमापी जो पोटेंशियोमीटर है की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो कोई पोटेंशियोमीटर है, कोई विभवमापी है, उसकी सहायता से हमको क्या काम करना है, एक प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कोई प्राथमिक सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, पहले ये बात हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो हमने सेल के बारे में पढ़ रखे हैं, तो सेल की टर्मिनोलॉजी जो थी उसमें 3 टर्म हमने पढ़े थे। पहली क्या चीज़ थी, एक चीज़ थी इंटरनल, पहली चीज़ थी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। दूसरी चीज़ थी टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज था उसके एंड पर, जो किनारे पर जो परिपथ जोड़ा उसके सुनों का वोल्टेज। और तीसरी चीज़ थी इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान आया आपको, तो उसमें रिलेशन हमने कुछ पढ़े रखे थे। तो एक जो रिलेशन पढ़ा था, तो पहला रिलेशन क्या था, V इज इक्वल टू E-IR। ये हम जो आपको पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था उसमें भी हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके, इस फॉर्मूले का यूज किया था।
इसकी हेल्प से अगर हम आई आर की वैल्यू निकालते हैं तो ई माइनस वी हो जाता है, और इससे अगर हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो हो जाता है ई माइनस वी अपॉन आई। तो एक तो ये फॉर्मूला हो जाता है आर की, तो ई हमको पता है, वी पता है और आई पता है, तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से। आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो कैपिटल आर लिया था, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू कितना हो गया था, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो आई की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो नाउ वी हैव इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध, आर की वैल्यू कितनी है, ई यानी ई एम एफ माइनस वी यानी टर्मिनल वोल्टेज अपॉन आई की जगह क्या लगा दिया, वी अपॉन आर। आर क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बचेगा, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हमको इंटरनल रेजिस्टेंस जो निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो ईएमएफ चाहिए, एक टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, और तीसरी चीज़ चाहिए जो टर्मिनल वोल्टेज है जिस हमने वायर पर निकाला है उसके एंड का, जो हमने टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं उसका रेजिस्टेंस यानी उसका खुद का प्रतिरोध कितना है, तो वो आर है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में हम इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या है, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। इज दैट क्लियर? अब कैसे करना है ध्यान देंगे। तो हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा था, इसका काम क्या है, तो इसकी हेल्प से हम किसी भी सर्किट का ईएमएफ निकाल सकते हैं या हम उस सर्किट का क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको वोल्टेज भी चाहिए, ईएमएफ भी चाहिए, दोनों काम करेंगे। तो क्या काम करना है, तो सबसे पहले इसका प्राइमरी सर्किट बनाते हैं। तो प्राइमरी सर्किट का मतलब क्या है, एक स्टेट वायर, सीधा सीधा एक एंड ए है और दूसरा एंड क्या है, बी। केवल और केवल पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या होता है, सीधा तार होता है और कुछ नहीं है, केवल तार है। अब उसमें हम दो सर्किट जोड़ते हैं, पहले सर्किट को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में हम क्या जोड़ते हैं, तो प्राइमरी सर्किट में एक हम स्टैंडर्ड सेल जोड़ते हैं। जब भी सेल जोड़ेंगे तो उसके साथ की लगा देंगे, तो ये हमने की लगा दी। और की के बाद क्या लगाया था, की के बाद लगाया था हमने रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक। ये आर एच स्टैंडर्ड सेल है तो इसका ईएमएफ ईएस मान लिया। यहाँ तक का काम समझ में आ गया। सेल है तो सेल से धारा निकालेंगे। कल अपन पिछले लेक्चर में जो लिया था उसमें डायग्राम डायरेक्शन करंट की शो नहीं की थी, आपको शो करनी, प्लस से निकलती हुई दिखा दो, बस इतनी सी बात है। अब सेकेंडरी सर्किट में हम क्या करते हैं, उस चीज़ को जोड़ते हैं जिसका हमको वोल्टेज निकालना है, यानी उस सर्किट को जोड़ते हैं, या ईएमएफ निकालना है तो सेल को जोड़ते हैं। तो यहाँ हम एक सेल लेंगे जिसका हमको ईएमएफ चाहिए प्लस माइनस ये ईएमएफ जिसका निकालना है, और इसको किससे जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं हम गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ते हैं हम जॉकी से। क्लियर? तो इस जॉकी को आगे पीछे स्लाइड करेंगे, गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन यानी शून्य विक्षेप स्थिति लेकर आएंगे, और जहाँ पर शून्य विक्षेप स्थिति आ जाएगी उसकी लंबाई नाप लेंगे, तो ई इक्वल टू एक्सएल। ये जो हम फॉर्मूला पढ़ा था विभवमापी का, जब हमने विभवमापी की स्टडी की थी उसमें इस फॉर्मूले को पढ़ा था। तो एल अपने को चाहिए और एक्स इसका ईएमएफ। क्लियर? लेकिन इससे तो अपने को ईएमएफ ही मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए इसका वोल्टेज, और वोल्टेज किसका चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज। तो इसके एंड पर हमको कोई ना कोई सर्किट जोड़ना पड़ेगा जिसमें कोई ना कोई प्रतिरोध हो, रेजिस्टेंस हो। तो या तो हम काम कर सकते हैं कि कोई एक रेजिस्टेंस लगाकर उसका वोल्टेज निकाल लेते हैं, लेकिन चूंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है, इसका एक्सपेरिमेंट करना है, और एक्सपेरिमेंट में हमको रीडिंग एक से ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो बार बार हमको रेजिस्टेंस बदलना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस बदलने के लिए हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं, और इसको डिस्कनेक्ट करना है या कनेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर की लगा देते हैं, और इनको आपस में हम जोड़ देते हैं। तो ये हमने मान लिया की K1 है, तो यहाँ पर हम जो की यूज करेंगे वो हमने K2 मान लिया। ये करंट यहाँ से निकल कर जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा पास सर्किट हो गया। तो क्या लिखेंगे इसमें, हम क्या समझेंगे इसका, तो विभवमापी के जो प्राइमरी सर्किट है यानी प्राथमिक परिपथ है उसमें स्टैंडर्ड सेल, एक प्लग की 1 वे की और एक रियोस्टेट है धारा नियंत्रक, इनको जोड़ते हैं। और सेकेंडरी सर्किट में एक सेल गैल्वेनोमीटर जॉकी जोड़ते हैं, और सेल के पैरेलल ऑर्डर में यानी समांतर क्रम में एक रेजिस्टेंस बॉक्स आरवी और एक प्लग की K2 हम इसको जोड़ देते हैं। ये इसका सर्किट हो गया। अब काम क्या करना है, तो काम समझेंगे। तो काम बहुत आसान है, एक तो ईएमएफ निकालना है, एक इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालना है।
तो सबसे पहले हम ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ क्या होता है कि सेल का पूरा जो वोल्टेज है या ओपन सर्किट का जो वोल्टेज है उसको ईएमएफ करते हैं। तो इस की को हमने प्लग आउट कर दिया, जैसे ही प्लग आउट कर दिया तो ये वाला पोर्शन जो नीचे का है वो डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे ही इसको डिस्कनेक्ट हो गया तो इसका कोई लेना देना नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, सेल। अब केवल और केवल सेल है, उस सेल के लिए हम इसका बैलेंस पोजीशन निकालेंगे। तो इसको जॉकी को आगे पीछे स्लाइड करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ऐसा हम पॉइंट फाइंड करेंगे, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो, यानी उसके अंदर सुई शून्य पर हो, जीरो पर हो, तो उसको नल डिफ्लेक्शन या बैलेंस पॉइंट बोलते हैं। तो उस बैलेंस पॉइंट को अपन निकालेंगे और उसकी अपन इस तार के ऊपर लेंथ को मेजर कर लेंगे। तो लेट द लेंथ ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल इज L1। तो नाउ ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो XL, और लेंथ हमने मान ली L1। तो क्या बचा हमारे पास, E इज इक्वल टू XL1। पहला काम कर लिया हमने। अब सोचो कि X कहाँ से आएगा, तो X हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में X की जरूरत अपने को नहीं पड़ने वाली है, इसलिए केवल फॉर्मूले में हम यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 1। अब क्या काम करते हैं, हमने ईएमएफ सेल का निकाल लिया तो वो तो कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। उसके बाद क्या काम करना, अब इसको प्लग इन करना। इस कुंजी को बंद कर दिया, तो ये सर्किट इसके साथ कनेक्ट हो गया। इसमें से जितना हम प्रतिरोध जो भी इसकी की है उसको प्लग आउट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो उतना रेजिस्टेंस इसमें आ गया। तो हमने माना इसमें से कोई हमने प्रतिरोध बाहर निकाल लिया, लेट द रेजिस्टेंस इज R। तो इस के समांतर क्रम में क्या जुड़ गया, R जुड़ गया। अब जो करंट जाएगा इस R में से होकर जाएगा, जो वोल्टेज आएगा वो इस ईएमएफ ना होकर क्या कहलाएगा, इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है इसका जो वोल्टेज हो जाएगा सेल, और ये पूरा का पूरा जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ध्यान कीजिए ऐसा हमने पढ़ा था, सेल ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये ईएमएफ था, ये R था, ये कैपिटल R था, इससे धारा आ गई I, और इसके एंड पर जो वोल्टेज आता है वो टर्मिनल वोल्टेज V कहलाता है। तो वो वोल्टेज R का मान लो चाहे इसका मान लो, ये पूरे कॉम्बिनेशन का मान लो, समांतर क्रम में एक जैसे ही रहता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो समांतर क्रम में है, पैरेलल ऑर्डर में। तो अब जो निकलेगा हमको इसका टर्मिनल वोल्टेज नहीं मिलेगा। अब क्या काम किया, जॉकी को फिर आगे पीछे स्लाइड किया। अब चूंकि ईएमएफ मैक्सिमम वोल्टेज होता है और टर्मिनल वोल्टेज उससे कुछ ना कुछ कम रहता है। अब इसमें एक बात और होती है, ईएमएफ हमेशा ज़्यादा नहीं होता। ईएमएफ कब ज़्यादा होता है कि जब सेल में से करंट रेजिस्टेंस में जाता है, यानी सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ईएमएफ ज़्यादा है। लेकिन अगर हम सेल को चार्ज करते हैं, जैसे अपन बैटरी को चार्ज करते हैं, फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो हम सोर्स से उसको करंट देते हैं, तो इसमें करंट जाएगा, तो फिर ये इसका ईएमएफ कम होगा और एक्सटर्नल जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा। तो सेल जब भी चार्ज होता है तो ईएमएफ कम होता है, सोर्स का वोल्टेज ज़्यादा होता है, और सेल जब भी डिस्चार्ज हो जाता है तो उसका ईएमएफ ज़्यादा होता है। यहाँ पर सोर्स से नहीं जोड़ा, केवल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये ज़्यादा रहेगा और इसका जो वोल्टेज है वो कम रहेगा। वोल्टेज कम है तो उसकी लेंथ भी हमको कम मिलेगी। तो नाउ बैलेंस लेंथ इज L2, तो देयरफॉर टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या हो गया, XL2। दिस इज इक्वेशन 2। तो वी नो दैट इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध R का फॉर्मूला कितना होता है, तो आंतरिक फॉर्मूला होता है E माइनस V/V बटे में R। E क्या चीज़ है, इक्वेशन 1, V क्या चीज़ है, इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर वैल्यू पुट करेंगे, तो नाउ वी हैव XL1 माइनस XL2 बटे में XL2 इंटू में कैपिटल R। तो अभी मैं आपसे कह रहा था कि x की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, x इसमें से कॉमन लिया तो L1 माइनस L2 बचा, x नीचे है ही, x से x कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू R। ऊपर लंबाई लेंथ है L1 माइनस L2 तो मीटर, नीचे L1 L2 तो मीटर, मीटर से मीटर या सेंटीमीटर जो भी वो कट जाएगा, केवल R बचा, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वो। तो इस तरीके से हम केवल और केवल संतुलन की लंबाइयाँ L1 और L2, संतुलन की लंबाई L1 किसके लिए, सेल के लिए, संतुलन की लंबाई L2 किसके लिए, टर्मिनल वोल्टेज के लिए। तो L1 और L2 इनकी वैल्यू को मेजर करके, इसको फाइंड करके हम इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। R हमको चाहिए तो R क्या है, इसमें से जो भी रेजिस्टेंस लिया है, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम, जो भी हमने लिया है वो R की वैल्यू है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और लंबाई नाप कर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब है क्या चीज़,
ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, तो एक्सपेरिमेंट में क्या काम करते हैं, तो EMF यानी इक्वेशन 1 है वो तो हम एक ही बार निकालते हैं। V की वैल्यू हम बदलते रहते हैं, किसके लिए बदलते रहते हैं, तो R के लिए। 2 ओम निकाल लिए तो अलग वैल्यू आ गई, 3 ओम के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 6 के लिए अलग अलग, तो R की हम अलग अलग वैल्यू निकालते जाते हैं और हर बार हमारे पास R की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे। L1 तो फिक्स रहेगी, L2 और R बदलते रहेंगे। तो R की हमको 5-6 वैल्यू निकालनी है, प्रैक्टिकल जो काम है। तो R की जो वैल्यू है वो वेरी करती है, चेंज करती है, तो उसमें हम एवरेज नहीं निकालते क्योंकि रेजिस्टेंस बदलता है लगातार। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो करंट फ्लो करता है, उसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो इसकी रेंज निकाल लेते हैं कि दिए गए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो आंतरिक प्रतिरोध है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कम से कम और ज़्यादा ज़्यादा। तो रेंज होगी मिनिमम वैल्यू ये और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हमने मेजर की है, जो हमने प्रैक्टिकल किया उसमें ये वेरिएशन हो रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से ये पहला एप्लीकेशन हो गया और सरल सा एप्लीकेशन था। ये आपका प्रैक्टिकल भी है। तो क्या काम करना था, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। क्लियर? अब दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है, तो वो है कि जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है उसकी हेल्प से जो प्राइमरी सेल है उनके EMF का रेशियो और फाइंड कर सकते हैं। तो रेशियो एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, तो EMF का रेशियो कितना है वो निकालना है अपने को। तो दूसरी एप्लीकेशन है तो टू फाइंड रेशियो ऑफ EMF ऑफ टू प्राइमरी सेल्स with the help of potentiometer। तो to find ratio of EMF of two primary cells with the help of potentiometer, यानी विभव मापी की सहायता से। यूज किसका करना है अपने को, विभव मापी की सहायता से दो प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल सेलों दो है ना, सेलों का क्या करना है, सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो रेशियो कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपेयर करना, ये रेशियो करना, बात देखिए बहुत सरल सा एक्सपेरिमेंट है। EMF की हमको रेशियो निकालना है। तो करना क्या है, पहले एक सेल जोड़ देंगे, उसका EMF निकाल लेंगे, उसको हटाकर दूसरा सेल जोड़ देंगे तो दूसरे का EMF निकाल लेंगे और फिर उनकी रेशियो निकालेंगे तो उनकी तुलना होगी, कंपैरिजन हो गया। तो क्या काम करना है, ये हम सर्किट बनाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट किसका, पोटेंशियोमीटर का। तो सीधा सीधा तार है AB, उसको हमने जोड़ा एक प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में क्या क्या काम करना है, आप अभी 2-3 बार कर चुके हैं तो ध्यान होगा। तो एक तो जोड़ते हैं हम स्टैंडर्ड सेल जब भी जोड़ते हैं तो की लगाते हैं, की के साथ क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस। ये सारे के सारे सीरीज में आगे पीछे कोई भी कहीं लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले सेल लगाना है कि बाद में की लगानी है। आपने पहले रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर सेल लगा दिया, फिर की लगा दिया, या की इधर लगा दी, RH बीच में लगा दिया, सेल उधर लगा दिया, सारे के सारे सीरीज में आगे पीछे आप कहीं भी इसको लगा सकते हो। यहाँ से कोई ना कोई करंट जाएगा। ये प्राइमरी सर्किट है, ये कंपलसरी सर्किट है, जो सारे के सारे नेटवर्क जो भी आप बनाएंगे सभी बनेगा। सेकंड में क्या काम करना है कि उस सेल को जोड़ना जिसका हमको EMF निकालना है। ये जोड़ दिया, इसको कैलकुलेटर से जोड़ दिया और जो इसको आगे पीछे स्लाइड करके इस सेल का EMF निकाल लेंगे। इसको हटाएंगे, दूसरा जोड़ देंगे, दूसरे का निकाल देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल डिवाइस से बार बार हटाना जोड़ना, तो उसके लिए हमने क्या काम किया, इसमें एक जुगाड़ किया कि हमने एक दूसरा सेल इसी के साथ जोड़ दिया। तो ये हमने मान लिया पहला सेल जिसका EMF E1 है और दूसरा सेल जिसका EMF कितना है, E2। ए टर्मिनल क्या होगा, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो ए टर्मिनल हमेशा उसको बोलते हैं जिससे सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल जुड़े हों। इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। ये लेक्लान से सेल है, ये डेनियल सेल है, ये डेनियल, ये लेक्लान से बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से कोई ना कोई करंट जाएगा तो ये करंट कहाँ पर जाएगा, टर्मिनल ए। क्लियर? अब इनको गैल्वेनोमीटर से जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है। तो या तो गैल्वेनोमीटर को इसको साथ जोड़ के कंपेयर कर लो, फिर इसके साथ कर लो। तो उसमें थोड़ा सा काम किया है, यहाँ पर एक की लगा दी जिसको बोलते हैं टू वे की। तो टू वे की क्या होती है, तो वन वे की कैसी होती है, पहले तो वन वे की समझेंगे।
तो वन वे की ये मेटल लगी होती, धातुएं लगी हैं और धातु में बीच में गैप दे दिया, इस गैप में आप किसी चीज़ को फंसा दोगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा। नहीं किसी भी कंडक्टर को फंसा दोगे तो पीतल की रॉड होती है उसको हम इसमें बीच में फंसा देते हैं, डॉट को फंसा देते हैं तो ये इसके साथ जुड़ गया तो करंट फ्लो होता है, इसको बोलते हैं वन वे की। एक मार्गीय कुंजी, एक मार्गीय कुंजी। अब टू वे की क्या होती है, तो टू वे की में यही काम हमको करना है। तो ये टू वे की कर दिया। इसमें क्या काम करते हैं, अब यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं और इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं। अब डॉट यहाँ लगा देंगे तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से हटा दिया यहाँ पे लगा दिया तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं टू वे की। द्विमार्गीय कुंजी। तो वन वे की और टू वे की, क्लियर। तो यहाँ पर हम जो यूज करने वाले वो करने वाले ये, इसको बोलते हैं हम टू वे की। तो टू वे की में एक टर्मिनल ये है, इसको हमने मान लिया x, एक टर्मिनल ये बीच का y है और ये लास्ट टर्मिनल z है। तो x टर्मिनल को E1 के नेगेटिव से जोड़ दिया, z टर्मिनल को E2 के नेगेटिव से जोड़ दिया और y को हम जोड़ देते हैं इससे, y को जोड़ते हैं गैलमीटर से और गैलमीटर को किससे जोड़ते हैं, जॉकी से, और जॉकी को आगे पीछे हम स्लाइड कर सकते हैं। तो काम क्या करना है, काम बहुत आसान है। इसमें RH को किसी एक जगह फिक्स कर दिया, फिक्स RH को हर बार हमको फिक्स ही करना है, इसीलिए फिक्स करना है कि जिससे इसका जो क्या बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट है यानी विभव परिवर्तन है वो नियत बनी रहे। उसके बाद क्या काम करेंगे, x और y के बीच में की हमने प्लग इन कर दी, तो ये तो कनेक्ट हो गया और ये क्या है डिस्कनेक्ट, अभी अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो अब जो करंट जाएगा वो E1 का जाएगा। उसके लिए बैलेंस कंडीशन नाप लेते हैं। तो लेट द लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ इज L1, तो देन EMF ऑफ फर्स्ट सेल E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा XL1, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 इज इक्वल टू क्या हो गया XL1। x क्या चीज़ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड दूसरे सेल के लिए हमने काम किया, इस x y को यहाँ से बाहर किया और y और z को कनेक्ट कर दिया, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया तो इस सर्किट में करंट देगा। अब करंट देगा तो इसके लिए करंट जाएगा तो बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी। हमने मान लिया जो नई लंबाई है वो L2 है, तो नाउ बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेकंड सेल इज L2, तो देयरफॉर EMF फॉर सेकंड सेल E2 इज इक्वल टू XL2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयर इज द वैल्यू ऑफ E2 इज इक्वल टू XL2 वेयर x इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ पर x विभव परिवर्तन है और L2 इसकी बैलेंसिंग लेंथ है। लेट दिस इज इक्वेशन 2। देयरफॉर क्या करना है अपने को, रेशियो फाइंड करना, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो XL1 अपॉन XL2, x से x कट गया तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा L1 अपॉन L2। ये रेशनल क्वांटिटी है इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो इस तरीके से दो सेल जिनका हमको EMF का कंपैरिजन करना है तो उनके EMF निकाल के उनका रेशियो निकाल लेंगे। ये काम अपने को इनके लिए करना और ये काम रिपीट करते हैं बार बार सभी सेलों के लिए। हम चूँकि एक्सपेरिमेंट है तो एक बार मैंने बताया RH को फिक्स कर लिया तो इसकी L1 निकाल ली, इसकी L2 निकाल ली, रेशियो कर लिया, पहले रिजल्ट आ गया। अब RH को थोड़ा सा एक साइड में आपने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया तो ये वैल्यू बदल जाएगी। दोबारा X1 इसकी L1 निकाल ली, इसकी L2 निकाल ली तो नया रेशियो आ गया। ऐसे ही इसको RH को हम टहलाते जाएंगे, इसको डिफ्लेक्ट करते जाएंगे, इसकी के अंदर वेरिएशन करते जाएंगे तो E1 और E2 के रेशियो अपने को लगातार मिलते चले जाएंगे। लेकिन ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए क्योंकि EMF हमेशा फिक्स रहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बताया था पिछले टॉपिक में, वो बदलता है, लेकिन EMF वो कांस्टेंट है, फिक्स रहता है। तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है इसलिए हम इसका क्या कर लेते हैं, 5-6 रीडिंग निकाल के उसका एवरेज निकाल देते हैं कि ये जो इसका एवरेज रेशियो है वो इतना होगा। तो ये आपका हो गया सेकंड एप्लीकेशन। तो ये दो एप्लीकेशन आज अपन ने स्टडी किया इसके बारे में, तो एप्लीकेशंस ऑफ EMF।
ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी 2 एप्लीकेशंस और उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे टोटल 6 एप्लीकेशन थी, उसमें से कुछ हटा दी हैं, आपके पास जो बची हैं उनमें से 2 ये होगी, बाकी की अपन आगे करने वाले। थैंक यू।